नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के प्रोपोगंडा की। असम में चुनाव जीतने के चक्कर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गुवाहाटी में इसलिए क्योंकि गुवाहाटी मीडिया को पता लगे और वो स्प्रेड आउट किया जा सके। दरअसल चुनाव के टाइम पर जब कुछ नहीं मिलता, ये एक बड़ी ख़ास बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में हैं वहाँ कांग्रेस को या विपक्ष को कुछ मिलता नहीं है। और असम में तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है। बाकी जगहों पे तो वो तीसरे और चौथे नंबर पर अलायंस बनाकर लड़ते हैं, लेकिन असम में तो वो मुख्य पार्टी है। असम में ये जो पूरा हेमंत विश्व शर्मा का साम्राज्य स्थापित हो गया है और वहाँ 35% मुस्लिम वोटर होने के बावजूद जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकारें बना रही है और इस बार भी पोजीशन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग हो रही है और पिछली बार से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। ऐसी पोजीशन में इसका मतलब ये हो गया कि हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कोई पॉलिसी वर्क, कोई इंटेंट वर्क नहीं मिल रहा है। उनको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसी पोजीशन में गौरव गोगोई और पवन खेड़ा इसलिए क्योंकि पवन खेड़ा मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के और टीवी चैनल्स और बाकी जो उनकी जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक सेल है उसको वो देखते हैं। और गौरव गोगोई इसलिए क्योंकि गौरव गोगोई असम की राजनीति करते हैं। इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी के 3 पासपोर्ट का इशू उठाया, बाकायदा फोटो दिखाई, वीडियो दिखाई, कुछ और बताया कि भाई ये आए हैं वो गए हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था और ये कहा गया था कि किसी मुस्लिम देश से इनके कॉन्टैक्ट हैं, इधर कॉन्टैक्ट हैं, उधर कॉन्टैक्ट हैं और ये पैसा इधर का उधर करने के लिए ये साधन है वो है। ये करके हेमंत विश्व शर्मा की छवि पर प्रश्न खड़े करने की कोशिश की गई। हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उनकी बीवी को घसीट कर ऐसा किया गया। अब इस बात को लेकर हेमंत विश्व शर्मा तो हेमंत विश्व शर्मा है, हेमंत विश्व शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवा दी। हेमंत विश्व शर्मा ने जब एफआईआर दर्ज करवा दी तो असम पुलिस देश भर में पवन खेड़ा को ढूंढने लगी। पवन खेड़ा हैदराबाद में यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने गए। तेलंगाना हाई कोर्ट में उन्होंने प्ली किया कि भाई हमारे खिलाफ असम में ये एफआईआर है, हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, हमको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल दे दी। एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल ग्रांट हो गई। ये किसी को समझ नहीं आया कि क्या ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल भी हो सकती है, क्योंकि पहले मैंने भी कभी नहीं सुना कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, ट्रांजिट वीज़ा हो जाता है, ट्रांजिट वारंट हो जाते हैं, ट्रांजिट मतलब तमाम तरह के, लेकिन ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल हो जाए ये तो नहीं सुना था। लेकिन हो गया, ऑर्डर हो गया तो जाहिर सी बात है कि असम पुलिस सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब प्ली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना माथा पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब शॉकिंग, उन्होंने इट्स ए शॉकिंग कि भाई ये भी होता है क्या, ये बड़ा शॉकिंग है कि ये भी होता है। एक्यूज्ड है असम का, असम पुलिस का एक्यूज्ड है तो असम हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन लगता है, असम के लोकल कोर्ट का जुरिडिक्शन लगता है। तमिलनाडु वो तेलंगाना हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कैसे लग गया? तेलंगाना हाई कोर्ट तो नहीं इस पर कोई रिएक्शन दे सकता था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल किस आधार पर ग्रांट कर दी, और ग्रांट कर दी तो ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, ये बात समझना। ये और सुप्रीम कोर्ट ने शॉकिंग इंप्रेशन दिखाते हुए उनकी बेल डिसमिस कर दी, यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड कर दिया। अब तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड कर दिया तो जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी होगी। असम पुलिस गिरफ्तारी के लिए परेशान है। ऐसी पोजीशन में पवन खेड़ा ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचे फिर से। अब की बार वो गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचे। गुवाहाटी हाई कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल मांगी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने जब ये मामला गया तो असम के एडवोकेट जनरल खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि साहब ये कोई सामान्य मामला नहीं है,
ये असम के मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री की पत्नी की डिग्निटी का मामला है। असम के मुख्यमंत्री की पत्नी की डिग्निटी का मामला है, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। और ये मामला इस बात का है कि वो असम का चुनाव, ये फेक न्यूज फैलाकर, ये फेक एलिगेशन डिफेमेशन ये फैलाकर ये टारगेट कर रहे थे असम का चुनाव। तो ये कोई ऐसा केस नहीं है, ये कोई डिफेमेशन सामान्य नहीं है कि उनका एक स्टेटमेंट है, चलो वो क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। उन्होंने बाकायदा फोटो दिखाई, उन्होंने बाकायदा मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मुख्यमंत्री की पत्नी को टारगेट किया। और टारगेट मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं थी, एक्चुअली टारगेट मुख्यमंत्री खुद थे। असम हाई कोर्ट में पवन की खेड़ा की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट हुए वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अभिषेक मनु सिंघवी साहब थे। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने प्ली किया, उन्होंने कहा साहब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और ये तो कोऑपरेट कर ही लेंगे, और ये पवन खेड़ा हैं, मतलब ये बड़ा एक नाम है कांग्रेस का, इतना अब इनको एंटिसिपेटरी बेल ना देना या इनको जेल में रखना या ये कोई बात नहीं होती, ये वो तो कोऑपरेट करेंगे। तब फिर असम सरकार ने अपनी बात कही, उन्होंने कहा कि साहब ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम इन्हें ढूंढ रहे थे, ये भागे भागे घूम रहे, ये हम हमारे हाथ नहीं आ रहे, ये हमसे बात करने को तैयार नहीं है। तब ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस कर दी, एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। एप्लीकेशन डिसमिस होने का मतलब ये होता है कि अब अगर असम पुलिस के हाथ चढ़ जाते हैं पवन खेड़ा, असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लेती है, तो अब रेगुलर बेल के लिए जाना पड़ेगा। अब इतना आसान नहीं है कि वो एंटिसिपेटरी बेल या उसमें चले जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि नीचे वाला कोर्ट भी अब बेल ग्रांट नहीं करेगा, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, और अब गिरफ्तारी का मतलब एंटिसिपेटरी बेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी आयु 125 वर्ष हो, वो 125 वर्ष बल्कि 150 वर्ष हो, एक 150 वर्ष 140 साल पुरानी पार्टी में इतना गिर सकते हैं कि वो कुछ भी एलिगेशन चुनाव जीतने के लिए लगाएं। अरविंद केजरीवाल के प्रतिरूप हो गए हैं क्या? अरविंद केजरीवाल का ये टैक्टिक है कि कुछ भी एलिगेशन लगाओ, शीला दीक्षित पर लगाओ, बताओ इतनी बड़ी चार्जशीट है और इतना ये है उतना वो है, चुनाव जीत जाओ, फिर सब विड्रॉ कर जाओ क्योंकि मामले नहीं बनता। फिर जज के ऊपर एलिगेशन लगाओ, फिर सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाओ, सीबीआई पर एलिगेशन लगाओ, एलिगेशंस का, क्योंकि जो कोई भी उनके भ्रष्टाचार को पकड़ेगा वो उस पर एलिगेशन लगा देंगे, उसको बायस करने की कोशिश करेंगे। ये कांग्रेस का चरित्र, ये केजरीवाल का चरित्र था। अब कांग्रेस का भी यही हाल हो गया कि उनके पास जीतने के लिए कुछ है नहीं। सोनिया गांधी ऑलरेडी, आप सोचो कि 1967, 1970 सोनिया गांधी जी की नागरिकता अभी हो नहीं पाई, वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वोट डाला। ये कैसा वोटर था? इसीलिए तो एसआईआर की जरूरत पड़ती है कि नागरिक है नहीं और वोटर लिस्ट में नाम है और वोट डाला है। ये सवाल अभी राउसेवेनी कोर्ट में फंसा हुआ है। राहुल गांधी, ब्रिटिश नागरिकता का प्रश्न उनके सामने आया हुआ है। ब्रिटिश नागरिकता के मामले में वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट ने एफआईआर की बात कर दी है और हाई कोर्ट उस पर डिटेल्ड ऑर्डर करने की बात कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा परिवार बेल पर है। रॉबर्ट वाड्रा ऑलरेडी डीएलएफ वाले मामले में उनके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद उनकी चार्जशीट सबमिट हो गई है, कॉग्निजेंस ले लिया है कोर्ट ने। पूरा खानदान इसी मामले में व्यस्त है। केवल चुनाव जीतना ही उद्देश्य है या देश को आगे बढ़ाना? आप सोचो कि इस समय जो संकट चल रहा है देश में, इस समय अगर मैं कहूं ईरान वाले मामले को देखते हुए पूरे विश्व में डीजल पेट्रोल का संकट आ गया है, एलपीजी का संकट आ गया है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? परमात्मा भी भारत के साथ है। कोविड के टाइम पर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? और आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? एक बार चंद्रशेखर की सरकार थी तो इराक युद्ध हुआ तो था, सोना गिरवी रखा तो था, भारत को गिरवी रखा तो था। क्या अभी इनको सत्ता का लालच है, इनको
मैनेजमेंट नहीं आता फिर भी सत्ता चाहिए, झूठ बोलकर सत्ता चाहिए, किसी को भी फंसा कर सत्ता चाहिए। पवन खेड़ा तो बड़े उत्साह से बोलने के इच्छुक रहे हैं। पवन खेड़ा इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन भाई आदमी सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। अब उनको सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, सत्ता कैसे मिल जाए, और उस सत्ता पाने के चक्कर में लगातार वो अपने आप को गिराते चले जा रहे हैं। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से बेल डिसमिस की है, एप्लीकेशन डिसमिस की है, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।